नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24/7 और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। और आज का ये बुलेटिन हम हैदराबाद से कर रहे हैं और ये बुलेटिन स्टूडियो से नहीं है, हैदराबाद इसीलिए। और ये बुलेटिन हैदराबाद से इसीलिए मैं कर रही हूं क्योंकि ये जगह आज के दिन में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री थोड़ी ही देर पहले हैदराबाद आए हैं और हैदराबाद के इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में प्रधानमंत्री आए हुए हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो कन्वेंशन सेंटर है, यहाँ पर दो दिन के लिए बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक रखी गई है और इस बैठक को संबोधित खुद प्रधानमंत्री आज करेंगे। थोड़ी ही देर पहले प्रधानमंत्री यहाँ आए हैं। इस प्रोग्राम की हिस्ट्री के पीछे अगर हम थोड़ा सा जाएं, क्योंकि बैकग्राउंड आपको समझाना बहुत जरूरी है, तो ऐसे में महाराष्ट्र निपटाने के बाद अब बीजेपी साउथ की तरफ अपना फोकस कर रही है। और ऐसे में प्रधानमंत्री और तमाम दिग्गज बीजेपी के जितने बड़े बड़े नेता हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या फिर संगठन महामंत्री हो या फिर मंत्री हो, राज्य के अध्यक्ष हो, जितने भी बड़े नेता हैं जिनकी लीडिंग जो कमान है वो बीजेपी के हाथों में और नेतृत्व रहा है, वो सब आज यहाँ आए हुए हैं। संगठन की एक बहुत बड़ी मीटिंग है जो तेलंगाना में हो रही है और ऐसे में आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी बहुत बड़ा कुछ करने वाली है और इसीलिए लगातार ताबड़तोड़ बैठक चल रही है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको जल्दी से एक रिपोर्ट दिखाते हैं, वापस लौटते हैं और बताते हैं आपको आज की इस चर्चा में हमारे साथ गेस्ट कौन कौन होंगे। हैदराबाद में बीजेपी का मंथन से साउथ में लगेगी सेंध। हैदराबाद में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मंथन जारी है। 2 और 3 जुलाई तक चलने वाली ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी की इस मीटिंग का नया मकसद तेलंगाना तो है ही, साथ ही पार्टी यहां से पूरे दक्षिण भारत को नया राजनीतिक संदेश देने की कोशिश में है। कार्यकारिणी की बैठक से पहले बीजेपी के नेताओं ने तेलंगाना के सभी 119 विधानसभा क्षेत्रों में दौरा किया था। हर क्षेत्र में की गई बड़ी बैठकों के बाद राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है, जिसकी गूंज अब केंद्रीय नेतृत्व में सुनाई दे रही है। दरअसल बीजेपी कार्यकारिणी का एजेंडा विधानसभा और लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाना है। साथ ही बीजेपी तेलंगाना में पैर जमाने की कोशिश कर रही है। तेलंगाना में अगले साल यानी 2023 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। साथ ही बैठक के जरिए बीजेपी 2024 का संदेश भी दे रही है। 2014 से अभी तक दक्षिण भारतीय राज्य में बीजेपी की ये तीसरी सबसे बड़ी बैठक है। इसके साथ ही बीजेपी की तैयारी मुख्यमंत्री राव के खिलाफ बन रहे माहौल को भुनाने की है। बीते कुछ सालों में बीजेपी ने जो प्रभाव बढ़ाया है, वो अब उसे सत्ता तक ले जाने में जुटी है। 3 जुलाई को पीएम नरेंद्र मोदी हैदराबाद में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। इस जनसभा में 33,000 बूथ संयोजक मौजूद होंगे। इस सभा का नाम विजय संकल्प सभा रखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और देखिए, आपने हमारा एक छोटा सा रिपोर्ट तो देख ही लिया, लेकिन अब हम आपको दिखाएंगे कि कैसे इस चर्चा में हम आगे बढ़ेंगे। और हमारे साथ तमाम गेस्ट भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ सर्वेश पाठक जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और साथ ही स्टूडियो से हमारे साथ प्रेम कुमार है, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। ऋषभ तिवारी, नेता बीजेपी के, हमारे साथ स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। अजय वर्मा, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, हमारे साथ स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आज जो सवाल है सर्वेश से है, क्योंकि आज के दिन आपसे जो सवाल है वो बिल्कुल सटीक बैठता है। सर, बीजेपी जिस तरीके से आप फोकस कर रही है साउथ की तरफ, इसको किस निगाह से देखा जाए? क्योंकि देखिए, बीजेपी कितने बड़े लेवल पे तैयारी कर रही है, क्योंकि जैसे ही महाराष्ट्र खत्म हुआ वैसे ही बीजेपी ने तुरंत एक प्लान उनके पहले ही था, लेकिन जैसे मूवमेंट आप देखिए कितनी फास्ट है। देखिए प्रीति जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपने जो कहा कि बीजेपी का मूवमेंट बहुत फास्ट है। देखिए, जब 5 राज्यों में अभी चुनाव जब संपन्न हुए थे और यूपी में उन्हें बहुत बड़ी जीत हासिल हुई और
जो इतिहास रच के योगी जी दोबारा मुख्यमंत्री बने, तभी से ये कयास लगा दिया गया है कि बीजेपी 2024 की तैयारी में जुट गई है। और ये हैदराबाद में जो ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग हो रही है, अब देखिए कितने वर्षों बाद हो रही है। तो बीजेपी अपना जो पैर है वो साउथ में जमाना चाह रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके लिए सदा ही संघर्ष कर रही है। हमने सबने देखा था कि तमिलनाडु में भी उन्होंने अपने पैर जमाया, और मतलब जो कमल हसन जो जिनकी इतनी अच्छी लोकप्रियता थी, वहां के चुनाव में वहां के महिला मोर्चा बीजेपी के अध्यक्ष से वो चुनाव हार गए, और वनिता जी वो चुनाव में विजयी हुई थी। तो बीजेपी अपने राजनीतिक संभावनाओं के साथ साथ उनपे ये प्रश्न चिन्ह लगता है कि साउथ के राज्यों में उनकी कोई स्थिति जो है उतनी अच्छी नहीं है, अगर कर्नाटका को छोड़ दिया जाए तो उसी के लिए ये इतने सालों बाद हैदराबाद को चुनना, और फिर जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 3 दिन की बैठक के बाद शाम में प्रधानमंत्री जी का वहां पे बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ साथ वहां की जनता को संबोधन करना, अपने आप में एक बहुत बड़ा राजनीतिक मंत्र है साउथ के लिए बीजेपी का। ठीक है, छोटा छोटा सा रिएक्शन रखेंगे सर। अजय वर्मा जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ स्टूडियो से जुड़े हुए। अजय वर्मा जी, कांग्रेस इतनी बड़ी प्लानिंग क्यों नहीं करती है? अभी चिंतन शिविर हुआ था, लेकिन इस लेवल की मीटिंग वहां नहीं हुई थी राजस्थान में। हम अपनी प्लानिंग मजबूती के साथ हमारी पार्टी कर रही है, लेकिन हम देश की सुरक्षा, देश की एकता और देश की अखंडता और देश के सोशल फैब्रिक को ख़त्म करके प्लानिंग नहीं करना चाहते। हम ये नहीं चाहते कि इस देश में रक्त रंजित माहौल हो, इस देश की गली गली में नफरत हो, इस देश में हालात बिगड़े। आपने देखा किस तरह से उदयपुर की घटना, और उसी दिन से जिस दिन घटना थी उससे पहले गुलाब सिंह कटारिया, इनके पूर्व गृह मंत्री, वहाँ मौजूद थे। मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये क्या इनकी एजेंडा है, क्या नीति है, क्या विंडक्टा है, क्या रणनीति पॉलिटिकल चल रहा है। गुलाब सिंह कटारिया फोन करके कहते हैं, माननीय मंत्री थे, गृह मंत्री का मतलब प्रदेश का गृह, पूरी पुलिस, कि मेरे पास 1 घंटे पहले फोन आ जाता है, पुलिस के पास 1.5 घंटे बाद पहुंच जाता है। आप क्रोनोलॉजी समझिए। मोहम्मद रियाज जो हत्यारा है उसके फोटो गुलाब चंद कटारिया के साथ चलते हैं। अब आप कहने लगेंगे बीजेपी के भक्त और अंधभक्त और इनका वो IT सेल, जिनकी समझ में स्कीम आती है कि फोटो तो कहीं भी कोई खिंचवा सकता है, फोटो खिंचवा लीजिए। लेकिन 2018 में फेसबुक की एक पोस्ट मैं साझा करूंगा, 2019 की फेसबुक की पोस्ट, 2020, 2021 की फेसबुक की पोस्ट, कि मोहम्मद रियाज हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के मुस्लिम सेल के कार्यकर्ता हैं, और भाई रियाज अल्लाह से हमने बीजेपी को आगे बढ़ाने की मांग करने अरब गए हैं। जद्दा में बीजेपी और मोदी जी की मांग कर आए हैं। प्रवक्ता स्टूडियो से ऋषभ तिवारी, मेरी पूरी सुन लीजिए। ऋषभ तिवारी, ठीक है सर सुनिए ना, पहले इसको ये थोड़ा सा देखिए। नहीं रिएक्शन है सर, रिएक्शन है, डिबेट पर आगे बढ़ेंगे सर, रिएक्शन है सर, रिएक्शन है, डिबेट पे आगे बढ़ेंगे सर। मैं इसका रिजल्ट तो दे दूं मैडम, मतलब आप हिंदुस्तान जीत लीजिए, आप सेलुकस बन जाइए, आप सिकंदर बन जाइए। अगर भारत को खत्म करेंगे तो भारत के 136 करोड़ में से केवल वो 20 करोड़ लोग जिन्होंने आपको वोट दिए, वो भी मैं बताना चाहता हूँ कैसे। 140 करोड़ की आबादी, 98 करोड़ वोटर, 60 करोड़ वोट पड़ती है, 20 करोड़ इन्हें मिली। उनको छोड़ के 126 करोड़ लोग आपसे पूछेंगे कि आखिर ये भारत में क्या आ रहा है। मोदी जी, गृह मंत्री जी, बताइए। ठीक, बहुत अच्छी बात। मैंने शांतिपूर्वक, ठीक है ऋषभ तिवारी जी, बिल्कुल शांतिपूर्वक सारी बातों को सुना। बहुत बड़ा प्रश्न खड़े कर। जी बिल्कुल, चिल्लाकर सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता है। और सच्चाई ये है कि आज का डिबेट था बीजेपी के मंथन को लेकर, मैं उस पर जरूर आता हूं, लेकिन एक बेहद ही बेबुनियाद सवाल खड़ा कर देना नेशनल चैनल पे, तो मुझे लगता है उसका जवाब देना एक जिम्मेदार पार्टी के नेता होने के नाते मैं जरूरी समझता हूं। फोटो की बात कही जा रही है, तो उस फोटो का आप क्या करेंगे जनाब, जो मनमोहन सिंह जी के साथ उस आतंकवादी का था? उस फोटो का आप क्या करेंगे जनाब, जो मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान जाके कहते हैं मोदी को हटाइए और हमें लेकर आइए? उस फोटो का आप क्या करेंगे जनाब, जो राहुल गांधी जी का केरल में वायरल हो रहा था? तो पहले मुद्दे पे बात कर लेते हैं ना सर, जो टॉपिक है उस पे पहले बात कर लीजिए। पहले टॉपिक पे बात कर लेते हैं, उसके बाद लौटते हैं ना सर। दूसरी बात, आरोप जो लगे पहले टॉपिक पे बात कर लेते हैं ना सर, मंथन पे बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर चर्चा के लिए और भी समय है सर। कर सकते थे जब ये आरोप लगा रहे थे कि ऐसे सवाल आप क्यों कर रहे हैं, आप ये सवाल उस समय भी कर सकते थे। जब आरोप लगाए हैं तो उस पर जवाब दूंगा। ठीक है, जवाब दे दीजिए, सकते हैं हम, जवाब दे लीजिए सर। मंथन हो रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी की बूथ स्तर तक एक संरचना की प्रक्रिया होती है, और ये कोई नया नहीं है हमारे लिए। हम चाहे चुनाव जीते चाहे हारे, हमारे यहाँ हर समय बैठक, मंथन और चिंतन चलता है।
भारतीय जनता पार्टी सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी सोच वाली पार्टी है, तो ये हमारे लिए नया नहीं है। हम कोई खान मार्केट लॉबी वाले पार्टी नहीं है, हम कोई हाई हेलो कल्चर वाले पार्टी नहीं है। हमारे लिए राष्ट्र हित के लिए अनेकों बैठकें होती हैं, उसका ये प्लेटफॉर्म है, उसकी एक प्रक्रिया है, तो वो एक संरचना के तौर पे चल रहा है। चुनाव को देखकर ना तो हम बैठक करते हैं, चुनाव को देखकर ना तो हम कोई नीति बनाते हैं, चुनाव को देखकर ना तो हम कोई पॉलिसी लाते हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा जनरेशन बिल्डिंग में विश्वास कर रखती है और एक स्टेट्समैन लीडरशिप यही हमें दर्शाता है। छोटा सा रिएक्शन ऋषभ जी छोटा सा रिएक्शन। हमारे साथ डॉक्टर गीता भट्ट जुड़ चुकी हैं, राजनीतिक विश्लेषक है हमारे साथ। गीता जी, आज बीजेपी का मंथन है हैदराबाद में, 2 दिवसीय यहाँ पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है और यहीं से ये बुलेटिन आज ऑन एयर है। और ऐसे में अगर इस पूरे कार्यकारिणी की बैठक को देखा जाए तो लगातार ताबड़तोड़ बैठकें चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैदराबाद के नेशनल कन्वेंशन सेंटर आ चुके हैं और अंदर बैठक चल रही है। और ऐसे में हैदराबाद ही नहीं बल्कि इस पूरे साउथ इंडिया को, दक्षिण भारत को साधने की कोशिश बीजेपी कर रही है महाराष्ट्र के बाद। इसको किस नजर से देखें? तकरीबन 18 साल के बाद बीजेपी हैदराबाद में, यानी कि हैदराबाद के इस तेलंगाना में कार्यकारिणी की बैठक कर रही है। जी, आपकी आवाज थोड़ी बीच में कट रही थी, पर मैं जो समझ पा रही हूँ कि जो आज आप बता रही हैं कि लगभग मेरे ख्याल से ये चौथी ऐसी बैठक है जो कि दिल्ली से बाहर पार्टी की हो रही है। और साथ ही यहाँ दक्षिण में 2014 के बाद जो है पहली बार शायद ये बैठक यहाँ हैदराबाद में करी जा रही है। ऐसे में ये हम लोग समझ सकते हैं कि कोई भी, देखिए, कोई भी अगर राजनीतिक दल है वो चाहता है कि हर क्षेत्र में, हर राज्य में उनका जो है कार्य और जनता के साथ जुड़ाव बढ़े, और उसके लिए जितने भी प्रकार के प्रयास हो सकते हैं वो पार्टी करती है, हर पार्टी करने का प्रयास करती है। परंतु महत्वपूर्ण ये है कि कोई भी राजनीतिक संगठन है उसके पास सबसे पहले जो एक वैचारिक जो कोई एक सिद्धांत जो है वो पार्टी के पास है कि नहीं। दूसरी बात यह है कि पार्टी के पास एक सुदृढ़ और सक्षम नेतृत्व है कि नहीं। और तीसरी बात, अगर जो भी राजनीतिक दल है उसके पास एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होना बहुत आवश्यक है, और वो जो संगठनात्मक शक्ति है उसके ऊपर जो भी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात कर रही हैं आप, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात कर रही हैं। मैडम आती हूँ मैं आपके पास, हमारे साथ प्रेम कुमार भी, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़े हुए हैं। प्रेम जी, आप खुद जर्नलिस्ट हैं और ऐसे में जिस तरीके से हम बीजेपी के ताबड़तोड़ प्लानिंग को देखते हैं, दूसरी तरफ विपक्ष यानी कि कांग्रेस की प्लानिंग को देखते हैं, आगामी चुनाव को देखते हुए या 2024 के लोकसभा चुनाव को या फिर विधानसभा के चुनाव को देखते हुए हम देखते हैं बहुत अंतर दिखता है। बिल्कुल प्रीति जी, इसमें तो कोई शक शुबा की बात नहीं है कि प्लानिंग के लेवल पर, एग्जीक्यूशन के लेवल पर, संसाधन के लेवल पर, और जितने प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी है, केंद्र में भी सरकार है, तो उसकी लीड है बाकी दलों पर और खासकर कांग्रेस से उसकी लीड है, तो इसका फायदा भी मिलता है। लेकिन ये जो कार्यकारिणी की बैठक हो रही है वो हम बताएं आपको कि 18 साल बाद हो रही है हैदराबाद में, और 18 साल पहले जब बैठक हुई थी तब बीजेपी की सरकार अपनी सरकार को रिपीट नहीं कर पाई थी। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार चुनाव में हार गई थी और उसके बाद यूपीए आया था। लेकिन ये 18 साल बाद सीन थोड़ा सा बदला हुआ है बीजेपी के फेवर में कि बीजेपी की सरकार रिपीट हो करके खड़ी है और हैदराबाद में मंथन करने बैठी है। तो हैदराबाद एक ऐसा प्रदेश है, आप देखिए, जहां के मुख्यमंत्री पिछले 6 महीने में 3 बार प्रधानमंत्री वहां गए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री उनका स्वागत करने का प्रोटोकॉल पूरा करने से बचे हैं। तो एक ऐसी स्थिति है कि देश में जहां गैर बीजेपी शासन है वहां उसका संघीय ढांचे में प्रधानमंत्री जी के साथ में एक संबंध जो है वो पहले की अपेक्षा मधुर नहीं रह गया है। इस परिप्रेक्ष्य में वहां बैठक हो रही है। वहां बैठक इस परिप्रेक्ष्य में भी हो रही कि विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और जाहिर बात है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, तो राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी कैसे उन क्षेत्रों में अपनी पार्टी का विस्तार करेगी जहां वो नहीं है, इस हिसाब से भी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन
मेरे ख्याल से देश में जो नफरत का माहौल है उस पर बात करने की फौरी आवश्यकता है भारतीय जनता पार्टी को, जो नूपुर शर्मा को निलंबित भी करती है और जो उसके साथ स्टैंड भी दे रही, यानी ये डबल है, विरोधाभास है कि बीजेपी के नेता नूपुर शर्मा के साथ भी हैं और उनको अपनी पार्टी से सस्पेंड। अजय वर्मा जी, बूथ लेवल पे काम करने की बातचीत थोड़ी देर पहले अजय वर्मा जी बीजेपी के इस कार्यकारिणी के मंथन में थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें वसुंधरा राजे सिंधिया ने कहा कि बूथ लेवल पर हमारी ये जो कार्यकारिणी की बैठक है ये प्रदेशों में होनी चाहिए और बूथ लेवल पर सरकार तैयारी कर रही है जड़ से मजबूत करने की बीजेपी को, इसीलिए प्रवास लगाए जा रहे हैं मंत्रियों के और मुख्यमंत्रियों के, ताकि बूथ लेवल का जो वर्कर है बीजेपी का, जो कार्यकर्ता है, वो पार्टी को और मजबूत कर सके। कांग्रेस इस लेवल पे जाके अभी सोच क्यों नहीं पा रही? सर 2024 के चुनाव के लिए कितना समय बच गया लोकसभा के लिए? देखिए, आपने अभी मुझसे बहुत अच्छी बात पूछी। किसी भी पार्टी की कोई भी पार्टी हो, वो चाहे बीजेपी हो या और पार्टी हो, क्योंकि कुछ लोग सत्ता के नए नए खिलाड़ी अभी 7-8 साल में आए हैं, तो उन्हें सुख भोगने के लिए अपने वो बूथ पे करें, अपनी पार्टी को मजबूत करें, अच्छी बात है, अपनी पार्टी की रणनीति है। लेकिन रणनीति से देश की वो मुख्य समस्याओं से तो ना भटकाएं, उनका तो महत्वपूर्ण बारे में जानकारी दें। यूथ मजबूत करें तो देश के यूथ को कांटेक्ट पे तो ना रखें, देश के आर्मी के यूथ को तो ना बरगलाएं, उसको सेना से निकाल के कांटेक्ट पे ना रखें। और देश में जो सोशल फैब्रिक खत्म हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा रहे हैं, सारे पत्रकार रिटायर्ड, डीजीपी रिटायर्ड ऑफिसर्स फटकार लगा रहे हैं, और कुछ लोग चैनल पर अभी भी एजेंडा चलाने से बाज नहीं आ रहे हैं। कितनी फटकार लगाई है जस्टिस ने, कहा है कि भाई ये चीजें ठीक नहीं है। और जस्टिस की फटकार तो छोड़ दीजिए, आप मजबूत करिए, आप साउथ में नहीं, आप सारे देश में राज करिए, आप जल थल पृथ्वी यानी जमीन के नीचे और जमीन के ऊपर भी राज करिए। लेकिन राज करने का एक नीति और नियम और सिस्टम होता है, राजतंत्र होता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी सम्मानीय नेता थे, उनकी आत्माओं को तो कितनी... आप कह रहे हैं, आपका कहना ये है, आपका अजय वर्मा जी कहना ये है कि जो रीजनल मतलब देश की जो बुनियादी इसमें समस्याएं हैं, बीजेपी उनसे आंखें बंद कर रही है और सिर्फ अपने पार्टी के काम और प्रवास पे ध्यान दे रही है, आप ये कह रहे हैं। ऋषभ तिवारी जी जवाब देंगे। देखिए, हमारे साथी जो बैठे हैं कांग्रेस के, उन्होंने 2 विषय रखा। इन्होंने कहा इन्हें अभी नया सत्ता का अनुभव है और नया सत्ता में आए हैं, तो ये इनको रहने दीजिए, करने दीजिए। बिल्कुल सर, हम सत्ता में नए जरूर हैं और हमारा लंबा समय अनुभव विपक्ष में रहा है, लेकिन हमने कभी भी विपक्ष में रहते हुए भारत की न्यायपालिका पे, भारत की जांच एजेंसियों पे, भारत के डॉक्टर्स पे, भारत के सैनिकों पे सवाल खड़ा नहीं किए हैं कि अगर कोई सर्जिकल स्ट्राइक 350 किलोग्राम कैसे आया पता नहीं चला है, जवाब नहीं देंगे। चुनाव जीतने के लिए कितना, देखिए मैं कहता हूं मैं अपने आप को बिल्कुल नहीं शामिल करूंगा जहां पे बदतमीजी हो। मैं शांति से सुना, खून नहीं बहने देंगे। और किसी जो बीजेपी का कार्यकर्ता है, जो बीजेपी की आईटी सेल, जवाब दे नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी कि कैसे उसने हत्या कर दी और उसके खिलाफ तुरंत एनआईए कैसे लिया है। इसीलिए एनआईए आई है क्या, जवाब तो देना ही पड़ेगा। इस तरह के डिबेट या तो इनके साउंड को मेरे वक्त म्यूट किया जाए तो ही विषय रखूंगा, क्योंकि ये चिल्ला चिल्ली ना तो जनता पसंद करती है, ना तो मुद्दे सामने आते हैं, ना तो हमारे पार्टी के संस्कार है। बोलिए ना, बोलिए ऋषभ तिवारी जी। जी बिल्कुल, ऋषभ तिवारी जी बोलिए। बात करते हैं कि सत्ता का नया अनुभव है। सर अनुभव है, अपनी विपक्ष की कार्यशैली पे कृपया करके जोर देके देख ले। दूसरे पॉइंट पे मैं आना चाहूंगा, बूथ स्तर तक पहुंचाने की प्रणाली है कोई नई नहीं है। दिक्कत यह है कि पार्टी की संरचना जो होनी चाहिए इनके कांग्रेस पार्टी में नहीं है। इनके अंदर कांग्रेस पार्टी की संरचना केवल राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी की गणेश परिक्रमा लगाने के ही प्रणाली इन्हें लगता है कि कांग्रेस पार्टी की संरचना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक बूथ स्तर का कार्यकर्ता भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, यह भारतीय जनता पार्टी की संरचना है। आज आपके चैनल के डिबेट में मैं एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर बोल रहा हूं, कल दिन मैं इस पार्टी का राष्ट्र अध्यक्ष बन सकता हूं। बताइए वर्मा जी, आप बन सकते हो कांग्रेस के राष्ट्र अध्यक्ष? है आपके अंदर इतने कॉन्फिडेंस? बोलिए राहुल गांधी जी के जगह पे जाएंगे आप? जवाब देंगे वर्मा जी, जवाब देंगे, बताएंगे नहीं बोल सकते, लेकिन ऋषभ तिवारी जेपी नड्डा जी के जगह पे आ सकता है, ये मैं पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर दावे के साथ कर सकता हूँ।
60 अध्यक्ष कांग्रेस के बने हैं, जरा ये बता दें कितने अध्यक्ष बने बीजेपी? 2000 से कितने बने हैं? नहीं आप 2000 से कितने बने हैं? क्वेश्चन पे क्वेश्चन नहीं करें। 2000 से कितने बने हैं? में अब तक कितने अध्यक्ष बने? 2000 से कितने बने हैं? बैठ के भाषण 2000 से कितने? 19 गिना सकता हूँ। कोई भी परिवार का रिपीट सदस्य भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष नहीं रहा है। कोई भी परिवारवाद का रिपीट सदस्य भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बता दो। ज्ञान बढ़ाओ, ज्ञान। में अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद कांग्रेस अभी जेपी नड्डा जी के बीच तक कोई भी रिपीट नहीं हुआ है। सुन लीजिए, 2000 से कितने बने हैं? गांधी परिवार अध्यक्ष बदल दिया, 3 बार अध्यक्ष बने हैं। कितने अध्यक्ष बदल दिया आपने? 3 लोग अध्यक्ष गांधी बने हैं। परिवार के बताइए कौन कौन? आम आदमी बताइए कौन कौन? आदमी बाहर से आए हमारे यहाँ, बताइए सर। हमारे यहाँ रक्त रंजित राजनीति नहीं करते, आगे टॉपिक भटका दें, हिंदू मुस्लिम करना आगे डिबेट पे बात करेंगे, मुद्दों पे बात करेंगे, बाहर पे ले जाएंगे। प्राथमिकता कभी विकास के लिए नहीं रही है। सोच जो है गोडसे वाली विचारधारा के हत्यारे के विचारधारा के लोग, विकास की बात सर्वेश्वर जी, ये आसाराम का शिष्य विचारधारा के लोग, ये चिन्मय सोसाइटी की विचारधारा के लोग जो सर्वेश्वर जी, सर्वेश्वर जी 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 सुन रही हूँ मैं। सर्वेश्वर जी, सर्वेश्वर जी, नीतियों को बदलिए। ये वो लोग सर्वेश्वर जी भी है, बोलिए। नहीं देंगे। बंगाल पे क्यों नहीं कुछ बोल लेते? ये केरल के हत्या पे कोई कुछ नहीं बोल लेते। बस 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 अजय वर्मा जी, अजय वर्मा जी, आपकी सरकार अमृत बरस रहा है, क्या हो रहा है वहाँ पे? सर्वेश्वर जी को भी बोलना, सर्वेश्वर जी को भी बोलना। हमारे साथ और भी गेस्ट है सर, हमारे साथ और भी गेस्ट है सर। जांच करके ये बताया कि गॉडसे की विचारधारा इस देश में चलेगी या गांधी की? अजय वर्मा जी, अजय वर्मा जी रुक जाइए, हमारे साथ भी गेस्ट है। अजय वर्मा जी, सोच चलता है, आतंकवादी था या नहीं था ये बताइए। देश में अजय वर्मा जी, अजय वर्मा जी, अजय वर्मा जी, कांग्रेस के अंदर नहीं। अजय वर्मा जी एक सेकंड सुन लीजिए। देखिए सर, ऐसे लड़ेंगे तो डिबेट नहीं हो पाएगी। आपको मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? ऐसे लड़ेंगे तो डिबेट नहीं हो पाएगी सर। मेरी आवाज आ रही है? आप दोनों का मेरी आवाज आ रही है? ऋषभ तिवारी जी, गांधी जब कहते हे राम, मेरी आवाज आ रही है तो रुक जाइए सर। आम जैसे लोग जमीन अजय जी, और मित्रों के अजय जी, अजय जी, अजय जी, अजय जी, ये इस तरह का डिबेट कराएंगे मैम? क्या तरीके हैं ये? चैनल पे बैठ के एक सेकंड रुक जाइए। नहीं सर, सबको बोलने का मौका दीजिए। नहीं सर, सबको बोलने का मौका मिलेगा। अजय जी ऐसे नहीं हो सकता। अजय जी रुक जाइए, हमारे साथ और भी गेस्ट हैं सर, हमारे साथ और भी गेस्ट हैं, हम ऐसे नहीं कर सकते सर। सर्वेश्वर जी कुछ कह रहे थे, बताइए सर्वेश्वर जी। सर्वेश्वर जी नहीं अजय जी रुक जाइए। कितने अध्यक्ष बने? सर्वेश्वर जी, क्या आइए भाई साहब, अजय जी रुक जाइए। नहीं सर, डिबेट है सर, सबको बात करने का मौका मिलना चाहिए। नहीं रुक जाइए सर्वेश्वर जी। अटल बिहारी वाजपेयी, अडवाणी, भंडारा, वेंकैया नायडू, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, देख लीजिए अजय जी। अजय जी रुक जाइए। अजय जी, ऋषभ जी रुक जाइए। 1957 से लाए हम पढ़ के आइए। पार्टी 1957 सर्वेश्वर जी, 2000 से लेकर कितने अध्यक्ष आपने 3 नाम बदले? मैं बता रहा हूँ, अभी भूल गया 3 नाम। नहीं आप बताइए ना। राजनाथ सिंह भूल मुरली गए, मनोहर तो बोला गडकरी भूल गए। सर हमारे साथ और भी गेस्ट हैं सर, हमारे साथ और भी गेस्ट हैं सर, हमारे साथ और भी गेस्ट हैं। अरे भाई साहब, इतनी झूठ बोलने की कला लाते कहाँ से? फैक्ट्री वही तैयार हो रही है क्या? राहुल गांधी की फैक्ट्री में झूठी बोला जाता है क्या? ये कहाँ से फैक्ट्री ला? सर हमारे साथ और भी गेस्ट हैं। सर्वेश्वर जी को सर्वेश्वर जी अपनी बात रखिए। सर्वेश्वर जी अपनी बात रखिए। सर्वेश्वर जी अपनी बात रखिए। की बात सुनी, बीजेपी के प्रवक्ता की भी बात सुनी और तमाम जो भी पैनलिस्ट जुड़े। चिल्लम चिल्ली करेंगे तो बात नहीं हो पाएगी सर। चिल्लम चिल्ली मत करिए सर। वो है कि इनकी समझ में सारी स्कीम आ जाती है। कांग्रेस के अरे प्रवक्ता हमारे पास और भी सर गेस्ट हैं, म्यूट कर दीजिए। नहीं अजय जी और इनको म्यूट कर दीजिए। अजय जी और ऋषभ जी को म्यूट कर दीजिए। अजय जी और ऋषभ जी को म्यूट कर दीजिए। सर्वेश्वर जी बात कीजिए। देखिए प्रीति जी, आज हम जिस मंथन पे चर्चा करने के लिए आए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय से अनुग्रह है कि कृपया उसी बात पे रहें। बाकी के डिबेट के लिए प्रीति जी फिर कभी बुला लेंगी। देखिए बीजेपी का ये जो मंथन है, इसमें इनके बूथ लेवल के 35,000 कार्यकर्ता आ रहे हैं
ये जो मतलब माइक्रो लेवल पे ये प्लानिंग करते हैं। दूसरी बात, कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय ने कहा कि बीजेपी के कितने अध्यक्ष बने। मैं इनसे पूछता हूं कि 1998 के बाद माननीय सोनिया गांधी जी ने जब पार्टी की कमान संभाल ली और 2017 में हटी, फिर 2019 से अभी तक है, G23 उसके लिए माथापच्ची करता है, हल्ला उठाता है, क्यों नहीं अभी तक एक पार्टी के अध्यक्ष को चेंज कर पाया। अभी उदयपुर में भी इनकी जो कार्यकारिणी की बैठक हुई थी उसमें भी कुछ नहीं हुआ कि सितंबर में ये लेंगे। रही बात दूसरी इनकी, तो हमारा ये ध्येय है कि आज हम जो डिबेट हो रहा है उस पर चर्चा करें। दूसरी बात कि एक पैनलिस्ट ने डिबेट से जाके नुपुर शर्मा की बात, ये बात वो बात, मैं ये कहना चाहता हूं कि उस चीज को डिबेट में लाने की आज जरूरत क्या? अगर जरूरत आती है तो नुपुर शर्मा ने गलत क्या बोला? नुपुर शर्मा जो किताब में लिखा था वही बोला। माननीय जज साहब जो कह रहे हैं, मैं जज साहब की उस बात पे टिप्पणी नहीं करूंगा। सर्वेश्वर जी, नुपुर शर्मा ने क्या बोला नहीं बोला उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कल फटकार लगाई है। आगे पार्टी क्या एक्शन लेती है वो देखना होगा। लगातार आज डिबेट में बात कर रहे हैं बीजेपी के इस मंथन में, बीजेपी के मंथन को लेकर के जो आज हैदराबाद में हो रही है। प्रधानमंत्री खुद यहाँ पहुंचे हुए हैं, 2 दिवसीय दौरा है उनका हैदराबाद का। थोड़े ही देर पहले, तकरीबन आधे 1 घंटे पहले प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचे और अंदर चिंतन मनन और बैठक चल रही है। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री और महामंत्री, संगठन मंत्री, तमाम लोग यहाँ आए हुए हैं और बड़े नेता जिनकी कमान, बीजेपी की कमान उनके हाथों में है। और ऐसे में आज हम बात कर रहे हैं जिस तरीके से बीजेपी प्लानिंग करती है, रणनीति बनाती है, स्ट्रैटेजी बनाती है अपने पार्टी को आगे ले जाने के लिए। तमाम विपक्षी पार्टियां कहां पीछे रह जाती हैं, क्यों पिछड़ जाती हैं? सोच, प्लानिंग दूसरी पार्टियों की ऐसी क्यों नहीं है जैसी बीजेपी की है? और ऐसे में हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अजय वर्मा जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, सर्वेश्वर राजनीतिक विश्लेषक हैं, और साथ ही हमारे गीता भट्ट जी हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं। और मेरा जो अगला सवाल है गीता जी से है। गीता जी, क्योंकि आप बहुत बड़ी पत्रकार हैं और ऐसे में जब माहौल को देखती हैं और चारों तरफ आप देख रही हैं इस वक्त उदयपुर का मामला कितना ज़्यादा गरमाया हुआ है और आज महाराष्ट्र में एक बार फिर से, महाराष्ट्र से औरंगाबाद से एक मामला सामने आया है। और ऐसे में बीजेपी की कार्यकारिणी जो बैठक है, इन पूरे प्रकरण को मिला के आप कैसे देखती हैं? एक तरफ तो देश में आग लगी हुई अगर कहा जाए, और दूसरी तरफ इस तरह की मीटिंग्स हो रही हैं जिसमें बीजेपी प्लानिंग कर रही है पार्टी को फॉरवर्ड ले जाने के लिए। इसको कैसे देखती हैं आप? देखिए, जो कोई भी राजनीतिक संगठन की जो अपनी व्यवस्थाएं होती हैं वो एक विषय है, और दूसरा विषय है कि देश भर में जो अलग अलग राज्य हैं वहाँ की जो कानून व्यवस्थाएं हैं उनमें किस प्रकार से जो कानून व्यवस्थाएं ऐसी कैसी हैं कि जहाँ की एक आम नागरिक के, एक निहत्थे नागरिकों की हत्या, इतनी बर्बरता से हत्या हुई, और उसके प्रति जिस प्रकार के अगर आप देखें एक जो वहाँ की जो राज्य सरकारें हैं उनका जो रवैया देखने को मिला, मतलब औरंगाबाद की जो अभी जो महाराष्ट्र की खबर सामने आई है, वो तो आप ये देखिए अभी तक किसी को देश भर में इस विषय के बारे में जानकारी ही नहीं थी, क्योंकि वहाँ राज्य सरकार में बदलाव आया तो उसके बाद जो है देश भर को पता चल रहा है कि इतनी बर्बर हत्या हो रही है और कानून व्यवस्था कोई भी चाहे। प्रधानमंत्री को एक ओपन लेटर भी लिखा गया, गीता जी, प्रधानमंत्री को एक ओपन लेटर भी लिखा गया है, प्रधानमंत्री को ओपन लेटर भी लिखा गया है, गीता जी, प्रधानमंत्री को ओपन खत भी लिखा गया, लेटर लिखा गया है औरंगाबाद के मुद्दे पर। जी, और साथ ही वीडियो में आप ये देखिए कि इतने हौसले बुलंद हैं ऐसे लोगों के कि वो वहां से प्रधानमंत्री को जो है चुनौती दे रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि ये एक बड़ा देश की आंतरिक सुरक्षा का, देश के सर्वोच्च नेतृत्व की सुरक्षा का जो मुद्दा है, इसके प्रति हम सभी को, और राजनीतिक जो एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा है उससे ऊपर उठ के हमें देखना चाहिए, क्योंकि इससे हर व्यक्ति प्रभावित होता है। ये बातें ऐसी नहीं है जिससे कि आप अपनी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता में उसका लाभ उठाने का प्रयास करें। अगर राजनीतिक दल ऐसा कर रहे हैं तो देश की जनता आज बहुत परिपक्व है, वो सब देखती है, समझती है, और ऐसे राजनीतिक दलों को जो है किस प्रकार से आगे हाथ उठा रहे हैं काफी टाइम से। सर्वेश्वर जी इलेक्टोरली देखना है, इस बात पर सर्वेश्वर जी हाथ उठा रहे हैं। सर्वेश्वर जी तरीके की सर्वेश्वर जी हाथ उठा रहे थे, सर्वेश्वर जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी प्रीति जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि जो भी औरंगाबाद की घटना हो, उदयपुर की घटना हो, इस घटना में हर
एक राजनीतिक पार्टी को आगे आके इसकी भर्त्सना करनी चाहिए। लेकिन आप देखिए जो विपक्षी खेमा है वो इस बात में खुशियां मना रहा है कि ये बीजेपी के कारण हो रहा है, लेकिन इस चीज की गंभीरता को कोई नहीं समझ रहा। इसमें हमारे कानून की जो न्यायिक व्यवस्था है उस पे भी न्यायिक बीजेपी के नाम ही लिख लीजिए, आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उस पे भी सवालिया निशान। अरे भाई साहब, एक बंटी बबली की जोड़ी है देश में भाई बहन की, आपको कुछ पता है नहीं पता है? अजय वर्मा जी कुछ बोल रहे हैं। रीति पांडे जी से कहिए जरा बीच में मैं इनको डिस्टर्ब करूंगा, ये गलत फैक्ट ना रखें। अजय वर्मा जी ये गलत फैक्ट ना रखें, ये गलत फैक्ट ना रखें। ये किस तरह से यहाँ बैठकर एजेंडा चला रहे हैं बीजेपी का, गलत फैक्ट ना रखें। अशोक गहलोत साहब एक बात ऐसे मुख्यमंत्री कि अपराधियों को तुरंत पकड़ा गया। और सुन लीजिए, अशोक गहलोत साहब ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, देश के लोगों ने, देश के विपक्ष ने मांग करी, मोदी जी इस मुद्दे के ऊपर आप अपना बयान दीजिए, लोगों से अपील कीजिए। हमने सर्वदलीय बैठक बुलाई, अशोक गहलोत साहब ने, मुख्यमंत्री राजस्थान में सर्वदलीय बैठक बुलाई। यहाँ बैठ के आप झूठ बोल रहे हैं। भाई क्या मिलता है देश में सांप्रदायिक? ये सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद भी आप जैसे लोग जब झूठ बोलेंगे तो ये बड़ा निंदनीय है, निंदनीय है, निंदनीय है। ये आप नहीं बताएंगे। अशोक गहलोत ने सर्वदलीय बैठक बुलाकर अपील करी शांति की, और सबसे पहले हत्यारे गिरफ्तार करे, और देश की सरकार को एनआईए की जांच का स्वागत किया और कहा कि हम सहयोग करेंगे। लेकिन जब ये कनेक्शन बीजेपी का निकलता है तो इस पे आप और कुछ आपके अनुवांशिक संगठन और वो मुखौटे चेहरे जो सेल कंपनियां हैं बीजेपी की, जैसे बैठी हुई हैं सेल कंपनियां, जवाब नहीं देंगे। ट्रांसफर किया गया, इतना लेट क्यों किया गया सर? पहले भी सरकार एक्शन ले सकती थी ना। देश की सोचिए, भारत की सोचिए, अखंड भारत की सोचिए, देश बचाइए। सत्ता आती रहती है, लोग बनेंगे प्रधानमंत्री, लोग चले जाएंगे। हिटलर ने भी बहुत शासन करा, नेपोलियन बोनापार्ट ने शासन करा, सद्दाम हुसैन ने शासन करा, राजकुमार कारगिल ने शासन करा। कितने तानाशाह संसार में आए, कोई 10 साल, कोई 5 साल, कोई 15 साल में चले गए। हिंदुस्तान के लोग हाथ जोड़कर अपील करते हैं आपसे, इस देश के सोशल फैब्रिक को बचाइए, देश के सोशल फैब्रिक को बचाइए। 32 अधिकारियों का तबादला इतना लेट क्यों हुआ सर? आईपीएस ऑफिसर्स अधिकारी थे उदयपुर के, इतना लेट तबादला क्यों हुआ? लोग अजय भट्ट जी बोलकर नफरत का बीज बो रहे हैं, इसे मत होने दीजिए, वरना सुप्रीम कोर्ट की फटकार आपको भी लगेगी। सुप्रीम कोर्ट एक तरफा फटकार करते हैं, हमारे देवी देवताओं का अपमान हो, मुंह में खोल के बात रखे, उसके बाद उनको ये नहीं लगता कि दूसरा जो पक्ष है वो क्या कह रहा है। उसमें जो जो शामिल था उस डिबेट में सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। देश में आप एजेंडा चलाइए, गॉडसे के विचार। भारत देश है, महात्मा गांधी का देश है, बापू का देश है, महात्मा गांधी की नीतियां चलेंगी। यहाँ गॉडसे की विचारधारा नहीं चलेंगी कि महात्मा गांधी को भी गोली मार दी जाती है। बचाइए इस भारत को, ये वो वाली दोबारा से मत रिपीट करिए। ये अपील कर रहे हैं आपके देश के लोग आपसे, केवल भक्त, अंधभक्त और बीजेपी के आईटी सेल तो अपील करेगा नहीं, क्योंकि जो योजनाएं चलाई जाती हैं वो उनकी समझ में तुरंत आती है, जिन लोगों के लिए चलती है उनकी समझ में आती नहीं है। तो मेरा विनम्र अनुरोध है, आप अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं या एडवोकेट हैं या पत्रकार हैं, आप जिम्मेदार आदमी हैं, समझदार आदमी हैं, पढ़े लिखे लग रहे हैं, प्लीज इस भारत को बचाइए। इस गली गली में नफरत जो है, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध पारसी मिलकर जी रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, आप खूब बूथ के कैंप लगाइए, पूरा साउथ जितवाइए, उनके साथ बीजेपी के मेंबर हो जाइए, बीजेपी के पदाधिकारी बन जाइए, लेकिन भारत बचाइए। एक बार अखंडता खत्म मत करिए, सोशल फैब्रिक खत्म ना हो। भारत की आजाद जो किया है, जो भारत के शहीदों को बदनाम मत करिए, भारत के शहीदों को बदनाम मत करिए, उनका खून बेकार मत होने दीजिए। प्रेम कुमार जी, ठीक है, प्रेम कुमार जी का रिएक्शन ले लेते हैं, प्रेम कुमार जी का रिएक्शन ले लेते हैं सर, प्रेम कुमार जी का रिएक्शन ले लेते हैं। जी देखिए, हम लोग किस विषय पर चर्चा कर रहे हैं यही समझ में नहीं आ रहा है। जिसको जो मन में आ रहा है बोले जा रहे। अरे विषय अगर हमारा और चर्चा किधर जा रही है सर? बिल्कुल, तो मैं चाहता हूं कि वापस उस विषय पर आया जाए जिस पर चर्चा हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक है, और कार्यकारिणी की बैठक पूरे देश के विषय पर होती है, पार्टी के विस्तार को भी लेकर होती है, नीतिगत भी होती है, और उसमें तमाम
विषय आते हैं। एक संगठन का भी इश्यू होता है कि कैसे संगठन को मजबूत किया जाए, और दूसरा वो भी होता है कि देश में कैसे अगर एक देश की एकजुटता, सुरक्षा या इस तरह के जो मसले हैं उस पर भी विचार किया जाए। तो उसी संदर्भ में हमने जब पिछली बार बात रखी तो हमने कहा कि पार्टी की यह प्राथमिकता होनी चाहिए, नूपुर शर्मा के प्रकरण के बाद जो हालात बने हैं उसमें वो पार्टी कैसे मजबूती से आए। और मैंने उस विरोधाभास का जिक्र किया कि भारतीय जनता पार्टी ने नूपुर शर्मा पर एक्शन लिया, इसका मतलब नूपुर शर्मा गलत है माना, नूपुर शर्मा ने माफी मांगी, इसका मतलब नूपुर शर्मा ने गलत किया ये माना, और उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के समर्थक और उसका समर्थक वर्ग नूपुर शर्मा के पक्ष में खड़ा है। तो ये एक तरह का विरोधाभास और विडंबना है। बीजेपी के नेता, प्रवक्ता भी हमारे साथ बैठे हैं, बीजेपी का कोई नेता सामने आकर के नहीं बोल रहा है कि नूपुर शर्मा ने गलत किया, जबकि वो सस्पेंड कर रहे हैं लेकिन बोल नहीं रहे हैं गलत कर रहे हैं। हालांकि प्रेम कुमार जी, हम हालांकि बातचीत तो बीजेपी के मंथन पे बातचीत हो रही है, लेकिन नूपुर शर्मा की अगर बात आती है तो कल सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाई है और हाई कोर्ट जाने को कहा है, लेकिन 32 अधिकारियों का तबादला इतना लेट होता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उदयपुर जाकर प्लेटफॉर्म पर प्रीति जी प्रकरण पता चलता है, नहीं सर गलत नहीं, प्रकरण जब पता चलता है उनको, प्रकरण जब पता चलता है तब 32 अधिकारियों का तबादला होता है। सर पहले क्यों नहीं होता? जब कन्हैया यार ये लिखते हैं कि मेरी जान को खतरा है, मेरी जान को खतरा, सर एक तरफा बात नहीं होती ना सर। चल रहा है, ये इंटरनल सरकार का मामला है तबादलों का होना। ये प्रीति जी एक लाइन सुन लीजिए, इसी प्लेटफॉर्म पर सुप्रीम कोर्ट को गलत ठहराया जा रहा है। ले सवाल है कि सहमत और असहमत होना हम सबका अधिकार हो सकता है, लेकिन एजेंडा नहीं चलाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट की साख को बचाए रखना देश के लिए जरूरी है, नहीं तो देश अराजकता की ओर चला जाएगा। ये अगर जिम्मेदार पैनलिस्ट नहीं समझेंगे तो समझिए देश के साथ गुनाह कर रहे हैं। जवाब दे देंगे सर। सर ऋषभ जी जवाब देंगे, सुन लीजिए ना सर, सुन लीजिए। बीजेपी के प्रवक्ता ऋषभ जी हमारे साथ हैं। इस डिबेट का जो एजेंडा तय हुआ और आप वापस नूपुर शर्मा के ही बात पर लेके आ जा रहे हैं, तो आपका एजेंडा क्या है? नूपुर शर्मा ने क्या अकेले ये गलती की? में चर्चा नहीं करेगी नूपुर शर्मा ने बात तो आप कर रहे हैं ना सर, बात उठा रहे हैं सर, बात उठा रहे तो सवाल मेरी तरफ से भी आएगा ना सर। उसका गलती नहीं है क्या? मांगी गई है इस पर हमारे दुनिया के सामने ये चर्चा का विषय बना, बीजेपी की कार्यकारिणी का विषय नहीं है। आप मजाक कर रहे हैं क्या? अजय जी, ऋषभ जी, सर्वेश्वर जी, ऋषभ जी की बात सुन लेते हैं सर, ऋषभ जी की बात सुन लेते हैं, ऋषभ जी की बात सुन लेते हैं, ऋषभ जी की बात सुन लेते हैं सर, ऋषभ जी की बात सुन लेते हैं, ऋषभ जी की बात सुन लेते हैं। मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले सबसे पहले जो मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वो भारत बचाओ देश बचाओ की बात कर रहे हैं। सर यहाँ इन सारे पैनलिस्ट में मुझे लगता है मैं सबसे कम उम्र का हूँ, तो देश बचाइएगा बाद में, कम से कम अभी लोकतंत्र बचा लीजिएगा। 2 मिनट सर बोलने दीजिएगा, ठीक है? लोकतंत्र बचा लीजिए अभी कम से कम। सबसे पहला विषय, हर बार भारतीय जनता पार्टी अगर कोई बैठक करती है, चाहे उसकी बैठक इंटरनल हो, चाहे राष्ट्र हित के लिए हो, चाहे पार्टी के आंतरिक मुद्दों को लेकर हो, हमेशा विपक्ष उस मुद्दे को भटकाकर टीवी डिबेटों में चिल्लाता है। ये टीवी डिबेट में चिल्लाते हैं, जनता इनको मतों के द्वारा मायूस करके वापस इनको 10 जनपद की ओर बैठा देती है। ये अभी भी नहीं समझ रहे कि देश की जनता कभी भी गलत नीतियों को नहीं बर्दाश्त कर रही है और आप अपनी नीतियों को सुधारने पे नहीं सोच रहे हैं। इसीलिए आज विपक्ष की ओर आप गिरते चले जा रहे हैं, आपकी सीटें कम होती जा रही है। दूसरा विषय मैं आपको कहने जा रहा हूं, जो पार्टी की बैठक चल रही है, पार्टी की बैठक भारतीय जनता के ऐसी लोकतांत्रिक पार्टी है जहां पे पार्टी के अंदर अलग से 7 मोर्चे भी हैं, अलग अलग विंग्स हैं। उन सारे मोर्चों के कार्यशैली पर डिस्कशन होता है, बूथ में कैसे पार्टी को मजबूत किया जाए, ऐसे अनेक कार्यक्रम की संरचना होती है और हर एक कार्यक्रम राष्ट्र हित से प्रेरित और कैसे देश को मजबूत किया जाए उसके भाव के साथ हम हर बैठक को शुरुआत करते हैं, उसका समापन करते हैं। क्योंकि इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है, इस देश में इस एक सबसे बड़ी खूबसूरती है, ये देश कोई एक चीज से बना नहीं है, हर चीजों से बना है। आज के मंथन में बीजेपी के मंथन में ऋषभ जी मैं मंथन में मौजूद हूं और प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी कवर कर रही हूं। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में वसुंधरा राजे सिंधिया ने कहा कि अभी मीटिंग के पहले बैठक हुई, 2 बजे के आसपास ये मीटिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, उसके पहले ताबड़तोड़ मीटिंग चल रही थी। 10 बजे जेपी नड्डा के इनॉग्रेशन के बाद कार्यकारिणी की बैठक का, उसके बाद वसुंधरा राजे सिंधिया ने कहा है कि हर घर तिरंगा योजना बीजेपी लेकर आ रही है। इसके पीछे का मकसद बता दीजिए सर। देखिए, मुझे लगता है कि देश के अंदर
तिरंगे को लेकर सम्मान सबके अंदर है। जो भी इस पार्टी में, मैं नहीं कह सकता कि कोई तिरंगे का अपमान करता होगा। अगर कोई भी पार्टियां आजकल रैली करती हैं तो उसमें तिरंगे के भाव को उजागर करती है। तो भारतीय जनता पार्टी पहले भी एक योजना लेकर आई थी, मेरा परिवार भाजपा परिवार, जिसमें हमने घरों पे भारतीय जनता पार्टी के झंडे लगाए थे। और अगर तिरंगा की बात हम कर रहे हैं तो मुझे लगता है इसमें कहीं से कोई दो गलत बात नहीं है। हर एक इंसान के अंदर देशभक्ति की भावना जगी रहनी चाहिए और केवल तिरंगे लहराने से नहीं, अगर हम तिरंगे की बात करते हैं वो एक सिंबॉलिक रूप से देखा जाना चाहिए। देश के अंदर हर एक पहलू आता है, एजुकेशन, फार्मर्स, सैनिक, युवा, महिला, सबको ही आता है। सर बोलने दीजिए, आपके बारे में मैं चुप रहता हूँ। इतनी तमीज हमारे पार्टी ने हमें सिखाया है कि लोगों को इंटरप्ट नहीं करे। आपके पार्टी के अंदर संस्कार नहीं है, इसलिए आप बीच में चिल्लाते हैं। मेरे अंदर है, मैं शांत बैठता हूँ। तो इन सारे मुद्दों को लेकर एक देश बनता है। और पिछले समय से देखा जा रहा है कि मोदी जी के प्रति केवल इसलिए नफरत है क्योंकि उन्हें लग रहा है कि लंबे समय तक ये सरकार कंटिन्यू ना कर जाए। लंबे समय तक हम जो सत्ता भोगी रहे थे, जो सत्ता का आदत हमारे अंदर आ गया था, जो सुख सुविधाएं हम ले रहे थे वीआईपी कल्चर के नाम पे, वो कब हमारे पास वापस आए, ये पीड़ा वहां है। राष्ट्र के प्रति पीड़ा होती तो उन सैनिकों पे सवाल नहीं खड़ा करते जो सर्जिकल स्ट्राइक किए। राष्ट्र के प्रति पीड़ा होती तो उन डॉक्टरों पे सवाल नहीं खड़ा करते जिन्होंने वैक्सीन तैयार किया। और बात करते तबादले की, फलने और चिलने की, सब मैं झारखंड से आता हूँ। झारखंड के अंदर सबसे ज्यादा तबादला पैसे लेकर किया गया, वहाँ के बाकायदा अधिकारी पकड़ाए भी है, तो उस पर भी जवाब दे दिया मैंने आपको। अजय जी को बोलने दीजिए। ठीक है, ठीक है, अजय वर्मा जी अपनी बात रखिएगा। अजय वर्मा जी हाथ उठा रहे थे, अपनी बात रखिएगा। और बात हो रही थी, क्यों ना पूछा जाए इस देश से कि वो जो हमारे सैनिक शहीद हुए थे, 40 के बदले 400 सिरांगे आज तक नहीं आए। वो 350 किलो RDX का पता नहीं दिया। वो जो DSP सरदार को हटा के कि देश हित में इससे पूछताछ नहीं करेंगे, आज तक जवाब नहीं दिया गया। ये तो देश के लोग पूछेंगे ही पूछेंगे। क्यों नहीं पूछा जाए कि ये अग्निवीर योजना है, अडानी अंबानी को तो 50-50 साल के लिए लीज पे हवाई अड्डे और जहाज दिए जा रहे हैं, इनको आप 4 साल के एग्रीमेंट में खत्म करके मारे दे रहे हैं। किस देश की शय पर भारत की सेना को कमजोर करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। इन नौसखिए जो 4 साल में सीख भी नहीं पाएंगे, इनसे हम मजबूत चाइना, मजबूत पाकिस्तान, मजबूत रशिया, मजबूत ब्रिटेन, मजबूत अमेरिका, हम इनकी सेना से हमारे नौसखिए सैनिक लड़ेंगे। और इनके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और इनका एक विधायक सुपौल का कहता है, क्या कहता है कि ये सैनिक हमारे बीजेपी के कार्यालय जो बनाए हैं उस पैसे से उनको हम गार्ड रखेंगे अपने यहाँ। भारत की सेना का, बीच में ना बोले, आप बहुत सभ्यता बात कर रहे थे, बीच में ना बोले, उठाए रहे। और ये भारत की सेना का अपमान, ये जनरल करियप्पा का अपमान, ये जनरल मानक साह का अपमान, ये गॉडसे के समर्थक कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, और ये देश के लोग पूछ रहे हैं। बातें करते हैं यहाँ बैठकर, मीठी बातें करेंगे, चुपड़ी बात करेंगे, नहीं दूसरी बात क्यों नहीं बात करें रोजगार की। 2 करोड़ रोजगार के वादे करे थे 2014 में। एक वास्को डिगामा साहब आए थे ब्रिक्स समिट से पाकिस्तान को बाहर कर दिया गया है। चाइना ने समर्थन किया है भारत को। बाकी सब अजय भट्ट जी देखिए, यहाँ बारिश हो रही है, यहाँ बारिश हो रही है, बारिश में भीगकर मैं ये शो कर रही हूँ। सर देखिए यहाँ, अरे सर ऐसे बात करेंगे तो फिर बात नहीं हो पाएगी सर। बात नहीं, मेरी बात सुनिए। देखिए सर यहाँ बारिश हो रही है, मौसम खराब हो चुका है और मैं बारिश में भीगकर, बारिश में हंगर इंडेक्स का मामला सर मेरी बात सुनिए। यहाँ कितने पिछड़ गए हैं, क्या उठाएंगे? अजय जी देखिए यहाँ बारिश हो रही है। अजय जी बड़ा ही संवेदनशील मुद्दा है, करके एक बार जवाब टाइम में बोलेंगे। देखिए यहाँ बारिश हो रही है, बहुत मुश्किल से शो कर रही हूँ मैं। सर सुन लीजिए, पता नहीं, यही नहीं पता, फिर बात करेंगे। हम सब कांग्रेस की क्या तैयारी है सर? अजय वर्मा जी कांग्रेस की क्या तैयारी है? कांग्रेस की क्या तैयारी सर? दक्षिण भारत के चुनाव को लेकर के कांग्रेस की 2024 की क्या तैयारी है सर? हमको बताइए क्या तैयारी है सर? विधानसभा चुनाव 2023 में है, कांग्रेस की क्या तैयारी है सर? तो सब देखिए, 22 में 2 स्टेटों में चुनाव है। मैं थोड़ा डिटेल से बता रहा हूँ, थोड़ा सुन लीजिए। 22 में चुनाव है गुजरात में और हिमाचल में, और 23 में 7 स्टेटों में और चुनाव है, जिसमें छत्तीसगढ़ भी आता है, जिसमें और सारे स्टेट्स भी आते हैं, जिसमें हर 9 स्टेटों के पहले चुनाव है, फिर 24 में आम लोकसभा वाले चुनाव हैं। हमने क्या कहा कि सत्ता हम भोगी नहीं है, हम सत्ता के लालची नहीं है। हम लड़ेंगे मुद्दों पे चुनाव, हम लड़ेंगे रोजगार पे चुनाव, नौकरी पर चुनाव। हम रक्त रंजित चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम देश को बांटने के लिए नहीं, हम जोड़ने के लिए। हमारा उदयपुर में तय हुआ था कि हम भारत जोड़ के चलेंगे, हम विखंडित नहीं करेंगे, हम कनेक्शन नहीं रखेंगे,
हम ये पूछना चाहते हैं कि कब रोजगार मिलेगा, जो 45 करोड़ लोग कोविड से और अब तक खाली हो गए 2014 से। हम पूछना चाहते हैं कि भारत की स्थिति कब सुधरेगी। विदेशी अपना पैसा निकाले ले जा रहे हैं, हमारा विदेशी मुद्रा भंडार घर गया है, आर्थिक असमानता बढ़ गई है, 143 लोग अरबपति खरबपति बन गए, 36,000 लोग भारत छोड़ के चले गए, 8,000 इस साल छोड़ के गए हैं। इन मुद्दों पे बात नहीं करेंगे, यहाँ बैठ के झूठ बोलेंगे। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या साउथ की इस रणनीति पे इन सब पे चर्चा होगी? क्या साउथ की रणनीति पर इस पे चर्चा होगी कि भ्रष्टाचार की जांच ईडी केवल संजय राउत, राहुल गांधी, अजय वर्मा या और लोगों पे आता है? कब जाएगा रमन सिंह के खाद्य घोटाले पर? कब जाएगा शिवराज के व्यापम घोटाले पर? कब जाएगा वो तीसरा जो घोटाला, माइनिंग घोटाला करा था कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने? कब जाएगा? कितने घोटाले बताओ, लेकिन वहां ईडी नहीं जाएगा, वहां ईडी नहीं जाएगा। ईडी भावना गबली पर ईडी चला गया। जो गीता भट्ट जी हमारे साथ जुड़े हुए काफी देर से, गीता भट्ट जी हमारे साथ जुड़े हुए, देसाई पर चला गया गबली, मैम यहाँ पे यामिनी यादव पे चला गया, संजय राउत पे चला गया। छोटा रखिए अजय भट्ट जी, छोटा रखिए सर, आंसर इतने बड़े बड़े रखेंगे, हमारे पास गेस्ट बहुत ज्यादा है, प्रेम कुमार जी हैं, अजय भट्ट जी हैं। सर ऐसे नहीं होगा, सर ऐसे नहीं होगा। गीता भट्ट जी मैम एक बार जवाब ले लेंगे कृपया, निवेदन होगा आपसे। देखिए ऐसा है कि ठीक है, जल्दी से छोटा रखिएगा ऋषभ जी, छोटा रखिएगा मैम, छोटा रखिएगा ऋषभ जी। बड़े देश के सामने एक बड़े चैनल पे बैठकर 4 साल के नौसिखिए शब्द का यूज किया गया, जो बेहद ही दुर्भाग्य है। ये 4 साल का वही युवा है जो इतिहास पढ़ने, पहले सैनिकों की बहाली भी 16 साल के उम्र से होती थी। पहले ये कोई नई प्रणाली नहीं है एज क्राइटेरिया की। आज हम देश को मजबूत करने की बात करते हैं, आप उन सैनिकों को नौसिखिया कहेंगे? आप उस सैनिकों को नौसिखिया कहेंगे? 4 साल का नौसिखिया, अरे शर्म आनी चाहिए आपकी सोच पे। 4 साल का नौसिखिया, ऐसा बड़े सैनिकों के लिए इनका देश प्रेम है, और ये इनका देश प्रेम है जो अग्निवीरों को नौसिखिया कहता है। ये इनका राष्ट्र प्रेम है जो 4 साल के तैयार होने वाले देश के प्रति जंग सवाल करने वाले को नौसिखिया कहता है। ये राष्ट्रभाव है। दिक्कत ये है कांग्रेस पार्टी में यही सिखाया जाता है, चैनल पे जाकर चिल्लाओ, पाने के लिए कुछ नहीं, सोने के लिए कुछ नहीं, चिल्लाओ जो चिल्लाना है। लेकिन देश की जनता जानती है कि विकास की राजनीति कौन करता है और विनाश की बात कौन करता है। सैनिकों को गार्ड रखेंगे, ये सैनिकों को गार्ड रखेंगे। ये जनरल करियप्पा का अपमान और मानक शाह, ठीक है, हो गया सर। गीता भट्ट जी छोटा रखिएगा। गीता भट्ट जी रिएक्शन। नहीं सर, बस हो गया सर, बोलने दीजिए, हमारे पास दूसरे भी पैनलिस्ट है सर, ऐसे मत कीजिए। गीता भट्ट जी मैं तो विनम्रता से एक बात ये कहना चाहूंगी कि जो राजनीतिक दल ये कह रहा है कि हम देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं, वो राज्यसभा में इमरान प्रतापगढ़ी जैसे लोगों को राज्यसभा भेज रहे हैं, लोकसभा चुनाव में नहीं, राज्यसभा में भेज रहे हैं। कभी आप उनकी भाषण आप सुनिए, आप किस प्रकार के सांप्रदायिकता से भरे हुए भाषण जो व्यक्ति दे रहा है, उसको आप जो है राज्यसभा पहुंचा रहे हैं। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि करनी और कथनी में कितना फर्क है कांग्रेस जैसे राजनीतिक दलों के लिए। दूसरी बात यह है कि आज जो है राहुल गांधी जी का जो केरल में उनके अपने उनका जो क्षेत्र है, वहां उनका ऑफिस का क्या हाल हुआ है, उसके विषय में भी थोड़ी जानकारी ये यहाँ बताएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तीसरी बात ये कि अपने घर को पहले ठीक कर लें, बाकियों के तो विषय में आप भाई ठीक है, आप राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता है, एक दूसरे की आप जो है के खिलाफ बोलेंगे ही, लेकिन अपने घर को ठीक कर लें। आज कितने गिनती में कितने सदस्य आपके जो सांसद हैं, जो आप जिनको संसद में जो आपका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आज संख्या कितने डबल की गिनती में है, जरा ये बताएं। तो आज कुछ जो मंथन करने की आवश्यकता है, अंतरावलोकन करने की आवश्यकता है जिन राजनीतिक दलों को, जो अपने आप को जो है जो जबकि सबसे पुराने राजनीतिक दल भारत का जो जिसे माना जाता है। ठीक है, आज रखेंगे समय की पाबंदी। छोटा प्रेम कुमार जी से रिएक्शन ले लेंगे, उसके बाद सर्वेश्वर जी के पास आती हूँ मैं। प्रेम कुमार जी से रिएक्शन ले लेती हूँ, उसके बाद सर्वेश्वर जी के पास आऊंगी। सर छोटा रखिएगा, हमारे को बाइंड अप करना है। मैं जस्ट शीला भट्ट जी को, गीता भट्ट जी को जवाब देता हूँ। उन्होंने कांग्रेस से कुछ सवाल उठाए, थोड़ा बीजेपी से भी उठा लेना चाहिए था भट्ट जी, कि वो कैसे लोगों को सांसद बना रहे हैं, जो आतंकवाद का केस झेल रहे हैं, साध्वी प्रज्ञा को सांसद बना रहे हैं, वो कैसे लोगों को, ईश्वर जैसे कर्नाटक में मंत्री हैं जो देश का तिरंगा बदलने की बात कर रहा है, वो मंत्री बना हुआ बैठा
बैठा है और आप कैसे लोगों को आप अपने कैबिनेट में रखें उसकी भी बात कीजिए। ऐसे नहीं चलेगा कि एक तरफा बात होगी। देखिए मेरी बात तो मैंने बर्दाश्त भी नहीं कर पा रही है भट्ट जी, मेरी बात आप सुन भी नहीं पा रही हैं। जस्ट हमने आईना दिखाया कि नरेंद्र मोदी जी को भी कहना पड़ा था कि मैं माफ नहीं कर पाऊंगा। छोटा सा रिएक्शन सर, बीजेपी के मंथन पे छोटा सा रिएक्शन सर्वेश्वर जी, उसके बाद बाइंड अप। जैसे प्रेम जी ने गीता जी की बात पे बोला, उसी तरह मैं प्रेम जी से पूछता हूँ, आखिर हिंदू आतंकवाद का जो गढ़ा जा रहा है, आर.के. सिंह बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने हिंदू आतंकवाद शब्द को फ्लोट किया था। आर.के. सिंह बीजेपी सांसद, हिंदू आतंकवाद शब्द को उन्होंने ही गढ़ा था। जवाब दे दिया मैंने कि ओसामा बिन लादेन को जी बोलता है, उस पार्टी का नेता के बारे में भी बोल देते हैं। हो गया, आपको जवाब मिला ना। हिंदू आतंकवाद शब्द किसने लाया? वो हमारे नहीं है गोली वाले। हिंदू आतंकवाद शब्द को सबसे पहले किसने फ्लोट किया? बीजेपी के सांसद है आर.के. सिंह, जाकर पूछिए क्यों सांसद बने। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़े, आप तमाम गेस्ट सबका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए आज हम हैदराबाद में हैं, बीजेपी यहाँ पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति कर रही है, बैठक कर रही है, और ऐसे में मौसम अचानक से खराब हो गया। लेकिन हमारा काम यानी कि न्यूज़ इंडिया 24x का काम यही है कि तत्पर रहकर खबर पल पल की अपडेट करना, आप तक पहुँचाना, यही हमारा कर्तव्य, और हम इसमें बहुत आगे हैं। इसीलिए कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया 24x7 सुबह शाम।